हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यहाँ पे हम बात करें तो बात करेंगे यहाँ पे पर्यावरण के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में। यूपीएससी के लिहाज से अगर देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन या इवन 17 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत छोटा सा सेक्शन है और उस छोटे से सेक्शन से आपको इतने बड़े मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में इसका क्या महत्व है यूपीएससी परीक्षा के लिए ये इंगित हो जाता है। मेंस में भी इसका कोई कम महत्व नहीं है। जिस हिसाब से इसका छोटा सा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इससे जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली सभी सब्जेक्टों में इसमें से अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करेंगे हम पर्यावरण की परिभाषा से लेकर के। तो पर्यावरण क्या है? परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों तरफ जो कुछ भी उपस्थित है वो पर्यावरण कहलाता है। किसी जीव के चारों तरफ, या हम अपना शब्द यूज कर सकते हैं, हमारे चारों तरफ उपस्थित सभी प्रकार की चीज़ें या सभी प्रकार के तत्व या सभी प्रकार के घटक पर्यावरण कहलाते हैं। इसका मतलब सभी प्रकार के घटकों में हमको दो तरह की चीज़ें दिखती हैं। एक वो चीज़ें जो जीवित हैं और एक वो चीज़ें जो जीवित नहीं हैं। अर्थात अगर हम बात करें कि हमारे चारों तरफ क्या है, तो पर्यावरण के घटकों के बारे में हम बात करें तो पर्यावरण के घटक हमको दो कैटेगरी में दिखाई देते हैं। एक कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे निर्जीव घटक, और दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं सजीव घटक। निर्जीव घटक अर्थात जिसमें जान नहीं है, सजीव घटक मतलब जिसमें जान है, जैसे जंतु, पौधे आदि। निर्जीव घटक की बात करें तो इसमें तीन तरह के घटक हैं। अकार्बनिक घटक, जैसे मान लीजिए CO2 हो गया, ठीक है। या CO2 आप याद रखिएगा, ये कोई कार्बनिक मैटर नहीं है। हर एक चीज़ जिसमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक पदार्थ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए CO2 है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इस तरह की। तो अकार्बनिक घटक भी हैं, और जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स हो गए, अकार्बनिक घटक में आते हैं। फिर है कार्बनिक घटक, अर्थात जैसे हम ह्यूमस की बात करते हैं। ह्यूमस अर्थात जब कोई प्लांट की डेथ हो जाती है, किसी जीवधारी की डेथ हो जाती है, तो उसका शरीर अपघटित होने लगता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यही डिवाइडेड पार्ट्स क्या होते हैं, ये चले जाते हैं मिट्टी में घुल जाते हैं या मिट्टी में मिल जाते हैं। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमस है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक है यहाँ पे ऊर्जा, जो तीसरा घटक है। ऊर्जा की हम बात करें तो जैसे ऊष्मा एवं प्रकाश। खास तौर से प्लांट के लिए प्रकाश का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि प्रकाश ऐसी ऊर्जा का प्रकार है जिसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया के फलस्वरूप अगर हम बात करें तो वो भोजन बनाते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर जितने भी जंतु हैं वो उस भोजन को खाते हैं। ऐसे जंतुओं को शाकाहारी कहा जाता है। इन शाकाहारी जंतुओं को कुछ अन्य जंतु खाते हैं जिनको मांसाहारी जंतु कहा जाता है। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं, और जितने भी ये इस तरह के जीव हैं जो मतलब प्लांट को खाने वाले जीव हैं, मतलब मांस भी वो कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। ऐसे जीवों को सर्वाहारी कहा जाता है। मनुष्य अपने आप में सर्वाहारी जीव का ही एक उदाहरण है। ये हमको यहाँ तक इतना समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए हम बात करें कि भाई आखिर प्लांट ने खाना बनाया तो प्लांट को क्या कहते हैं। प्लांट को हम कहते हैं उत्पादक, अर्थात ऐसा जीव जो भोजन को उत्पादित करता है, भोजन को बनाता है, उसको हम उत्पादक के नाम से जानते हैं। जंतुओं को क्या कहते हैं, तो जंतुओं को हम कहते हैं उपभोक्ता, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। प्लांट ने जो खाना बनाया, स्टोर किया, उसको ये जंतु क्या करते हैं, खा जाते हैं। जैसे गाजर है, गाजर के पौधे ने लगातार प्रकाश संश्लेषण किया और अपनी जड़ में
उस एक्स्ट्रा भोजन को स्टोर करता चला गया। इसकी वजह से उसकी जड़ फूल गई। मनुष्य ने उस जड़ को उखाड़ा, धोया और खा गया उसको। तो ये क्या हो गया? गाजर का पौधा उत्पादक हो गया और मनुष्य उपभोक्ता के रूप में आ गया। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये तो हो गया हमारा पर्यावरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके घटक क्या हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ठीक है। इकोलॉजी क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। पारिस्थितिकी अपने आप में क्या है? तो जीव विज्ञान की एक शाखा है। अर्थात इसमें अध्ययन किया जाता है कि भाई जो जीव है और उसके जो चारों तरफ का वातावरण है उनके बीच में किस तरह की अंतरक्रिया होती है। जो चारों तरफ की चीज़ है उसको तो हमने पर्यावरण बोल दिया, लेकिन पर्यावरण जीव के साथ किस तरह से क्रिया करता है, इसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। परिभाषा के रूप में आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि किसी जीव और उसके पर्यावरण की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ से हम बात करें तो भाई पारिस्थितिकी के भी वही सारे घटक होंगे, क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। जो चारों तरफ चीज़ें हैं उनको हमने पर्यावरण बोल दिया, और जब उन्हीं चारों तरफ वाली चीज़ों का इंटरेक्शन में अगर अपने ही साथ पढ़ने लग जाऊँ, अध्ययन करने लग जाऊँ, तो उसी को हम पारिस्थितिकी बोल रहे हैं। अर्थात पारिस्थितिकी के भी वही सारे घटक होंगे जिनमें भौतिक कारक हम कह सकते हैं, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, प्रकाश है या स्थलाकृति है, वायुमंडलीय दाब है, इस टाइप की चीज़ें। अकार्बनिक कारक हम कह सकते हैं भाई जल, मिट्टी वगैरह, इस टाइप की चीज़ें हैं। खनिज है, चट्टान है, वायुमंडलीय गैसें हैं। कार्बनिक कारक कह सकते हैं जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। इस तरीके से हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। हमने एक ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिवीज़न कर लिया था। हमने उत्पादक, उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में भी बात करी। इसमें एक टर्म और आता है अपघटक। अपघटक ये होता है कि भाई जैसे मान लीजिए प्लांट को खाया किसी जंतु ने, उस जंतु को खा लिया किसी दूसरे जंतु ने, तो प्लांट की भी डेथ होती है, जो प्लांट को खा रहे हैं उन जीवों की भी डेथ होती है, और जो जीव दूसरे जीवों को खाते हैं उनकी भी डेथ होती है। आखिर मरने के बाद क्या इनके जो मृत शरीर हैं क्या वो उसी अवस्था में इस पृथ्वी पर पड़े रहते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, इनका शरीर पूरी तरह से डिकम्पोज होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, और कुछ समय बाद ही वो पूरी तरह से ऐसे पदार्थों में बदल जाता है, या ये कहिए कि जो जटिल पदार्थ थे वो सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है। ये जो घटना है इसी को हम अपघटन कहते हैं, और ऐसा करने वाले जीवों को अपघटक कहते हैं। अर्थात उत्पादक हमने देखा जो भोजन बनाते हैं, उपभोक्ता हमने देखा जो भोजन खा जाते हैं पौधों से लेकर के, और अपघटक हम उनको कहेंगे। अर्थात ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे जीवाणु और कवक जो पौधों या जंतुओं के मृत शरीरों को सड़ाकर उन्हें जो पूरी की पूरी साइकिल है, मिनरल की साइकिल है, उसमें दोबारा से प्रविष्ट करा देते हैं, या उनको सड़ाकर पूरी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं, या पुनर्उपयोगी पदार्थों में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। अब ऑलरेडी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे ही दिया। एग्जाम्पल क्या था? तो एग्जाम्पल ये था कि भाई वो जीवाणु हो सकते हैं या फिर वो कवक हो सकते हैं। मेनली यही दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करें कि भाई 10% का एक नियम भी चलता है पारिस्थितिकी में। इसका मतलब ये नियम कहता है कि भाई अगर मान लीजिए प्लांट है कोई, 10% रूल ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि प्लांट ने अगर मान लीजिए पौधा, तो पौधा ने अगर 100 कैलोरी एनर्जी ली है तो 90 कैलोरी पौधा अपने ऊपर खर्च कर लेगा, और जो पौधे को खाएगा उसको सिर्फ कितना पोर्शन मिलेगा? सिर्फ 10% पोर्शन ही मिलेगा, बाकी 90% ये खर्च कर लेगा। अब मान लीजिए बकरी ने इसको खाया। अब बकरी क्या करेगी? इस 10 में से 90% को, मतलब 9 कैलोरी को ये खर्च कर लेगी अपने शरीर पर, और बचा 1 कैलोरी जो आगे ट्रांसफर होगा। अब इस बकरी को खाया शेर ने, तो शेर को अब क्या मिलेगा? सिर्फ 1 कैलोरी मिलेगी। तो सूरज से कितनी आई थी? 100 कैलोरी। मतलब प्लांट को कितनी मिली थी?
100 कैलोरी मिली थी और शेर को कितनी कैलोरी मिल रही है, 1 कैलोरी मिल रही है। अर्थात जैसे जैसे एक दूसरे से हम अगले स्तर पर जाते हैं, ऊर्जा 1/10 ही रह जाती है, 1/10 हिस्सा ही रह जाती है। इसी को हम ऊर्जा का 10% का नियम कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम एक ऊर्जा पिरामिड या पिरामिड के बारे में बात करेंगे। तो पिरामिड क्या है? एक ऐसी संरचना जो दर्शाती है कि एक जीव आखिर दूसरे जीव पर किस प्रकार से निर्भर करता है। जीव यहाँ पे हम प्लांट को भी कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे हम जंतुओं को भी कंसीडर कर रहे हैं। वो किस हिसाब से एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इस चीज़ को दर्शाने वाली संरचना क्या कहलाती है? पिरामिड कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें तो जो जलीय तंत्र में जैसे तालाब में जो पिरामिड बनेगा जीव भार का, वो क्या बनता है? उल्टा एक पिरामिड बनता है। कुछ पिरामिड सीधे भी होते हैं, जैसे ऊर्जा का पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा होगा, प्लांट हमेशा नीचे होगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बकरी को उससे कम एनर्जी मिलती है, और शेर सबसे ऊपर होगा क्योंकि सबसे एंड में बकरी को वही खा रहा है, तो उसको सबसे कम ऊर्जा मिलेगी, इसलिए वो शीर्ष पर होगा। तो ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। जबकि अगर हम तालाब में भार की बात करें तो ये पिरामिड उल्टा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे पादप प्लवक बन रहे हैं वो क्या होते हैं? वो बनते हैं, उनको फिर उनसे जो बड़ी मछलियां हैं वो मछलियां खा जाती हैं। इन मछलियों को इनसे बड़ी मछली खा जाती हैं और इनको फिर सबसे बड़ी मछलियां खा जाती हैं। सबसे बड़ी मछलियां बहुत लंबे टाइम तक जीवित रहती हैं, इसलिए इनका भार बढ़ता रहता है। तो इनका अगर टोटल पॉन्ड में हम देखेंगे तो जैव भार बहुत ज़्यादा निकलता है, ये इनका और कम, और जो सबसे छोटे लेवल पर मछलियां या कीड़े होते हैं उनका सबसे कम, और उससे भी नीचे जो पौधे होते हैं उनका उनसे भी कम जैव भार देखने को हमको मिलता है। तो इस तरीके से ये बदल जाते हैं। इसके अलावा इसमें टॉपिक आता है खाद्य श्रृंखला का। देखो, जिन टॉपिकों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये मेन से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इनके कारण क्या हैं, उनके निवारण के उपाय क्या हैं, भारत सरकार ने कौन से नियम बनाए हैं, कौन सी अथॉरिटी की इस्टेब्लिशमेंट की है, उनकी हम चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी हमको मेंस की ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल वहाँ पे उस चीज़ की भी चर्चा अवश्य करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे खाद्य श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं। फूड चेन, अर्थात एक जीव क्या कर रहा है? दूसरे जीव को मार करके खा रहा है, और यही प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहती है। अर्थात एक ऐसी श्रृंखला जो जीवों को एक दूसरे के ऊपर जीवों की एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भरता को दर्शाती है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें से बीच की अगर एक चेन टूट जाती है तो खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर ये सिंगल खाद्य श्रृंखला है तो उस केस में जैसे हम बात कर सकते हैं घास को खाया कीड़े ने, कीड़े को खाया मेंढक ने, और मेंढक को खा लिया सांप ने, सांप को खा लिया बाज ने। ये पूरी की पूरी एक फूड चेन बन गई है। अब फूड चेन मतलब लगातार एक के बाद एक इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? भाई कीड़े को कौन खा ले? यहाँ पे चिड़िया खा ले, चिड़िया को सांप खा ले, और सांप को बाज खा ले। बाज की जगह पे यहाँ सांप को मोर खा सकता है, मोर तो डायरेक्ट मेंढक को भी खा सकता है, तो एक यहाँ से डायरेक्ट ये भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये पूरा का पूरा मिल जाता है तो इसी को हम कहते हैं खाद्य जाल, या फूड वेब के नाम से इस चीज को जाना जाता है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई देखो, हमारा जो पूरा यहाँ पे टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य, हम यहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट की भी बात करेंगे, हम यहाँ पे संरक्षण के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर प्रजातियों का संरक्षण कैसे होता है। हम ये भी बात करेंगे कि भाई आखिर भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं प्रजातियों के संरक्षण के लिए, चाहे वो जंतु प्रजातियाँ हों या पादप प्रजातियाँ हों। इसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो सन्निकट खतरे हैं उनके लिए वो क्या क्या हैं। हमको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी इस तरह की डिमांड करता है, कि आखिर ऐसे कौन से प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस फील्ड में लगातार प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग भी ऐसे होंगे जो प्रॉपर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे होंगे। पर्यावरण में ही हमको ओजोन लेयर छिद्र है या जो प्रदूषण है उसके बारे में भी पढ़ना है, हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कोरल ब्लीचिंग है,
ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। ये अगर जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं ये मेंस से रिलेटेड टॉपिक हैं, अर्थात जब हम इनको करेंगे तो इनके क्या कारण हैं, उन कारणों का निवारण कैसे किया जा सकता है, आखिर अब तक हम इसको ठीक क्यों नहीं कर पाए हैं। भाई हमने मान लीजिए हमने आपको निवारण बता दिया, हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर ये निवारण वाले जो फैक्टर हैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा भाई कोई अगर मान लीजिए विकास योजना होती है उसका पर्यावरण पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है और उस इम्पैक्ट को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, उस नज़रिए के बारे में भी हम देखेंगे। क्योंकि भाई जो सिविल सर्वेंट हैं या जो जो इस तरह के एस्पिरेंट हैं, आखिर उनको जाना उसी फील्ड में है कि पर्यावरण में और विकास में किस तरह से एक संतुलन बनाया जाए। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, हम प्रदूषणों के बारे में भी देखेंगे, ओजोन लेयर और उनसे रिलेटेड जितने भी या प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशंस हुए हैं, ट्रीटीज़ हुए हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ पुरस्कार वगैरह के बारे में भी हमको चर्चा करनी पड़े, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है इस फील्ड से, बट मे बी इन फ्यूचर इस फील्ड्स को भी यूपीएससी टच कर सकता है। अब यहाँ पे बात रह जाती है कि भाई जो हमारी प्रजातियाँ हैं, प्रजातियों में जैसे सबसे अधिक आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कोई भी जब गंभीर स्तर की प्रजाति आती है तो उसके बारे में IUCN स्टेटस नाम से आता है। तो हम ये भी देखेंगे कि भाई प्रजातियों के संरक्षण के क्या तरीके हैं और उन तरीक़ों को किस तरीके से मतलब हैंडल किया जा रहा है, उन प्रकारों को गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट कर रही है या हम अपने लेवल पर किस तरीके से उनको देख रहे हैं। कुछ प्रमुख प्रजातियां, उनके बारे में भी हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रजातियों को किस तरीके से संरक्षित किया जा रहा है, किस लेवल पर उनके लिए ख़तरा है और क्या क्या ऐसे उपाय संभव हैं जिससे उनको बचाया जा सके। तो ये जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें इतना सारा हम कवर करने वाले हैं, लेकिन टाइम की क्योंकि थोड़ी अभी कमी चल रही है और मुझे अभी थोड़ा एक दूसरी जगह जाना पड़ रहा है एक अपने पर्सनल वर्क के लिए, तो इस वजह से ये क्लास मैं अब यहाँ पे विराम दूंगा। बाकी ये लगातार कोर्स इसी तरीके से सीरीज़ बाई सीरीज़ चलता रहेगा, इसमें आप लगातार जुड़िए, अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।